हेलो एवरीवन, मैं अविराज स्नेही आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास शुरू की है। तो आज हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, जिसमें हमने पढ़ा था पहले पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, उसके बाद डचों का आगमन हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, उसके बाद डेनिस आए, फिर फ्रेंच कंपनियों का भारत आगमन हुआ। कल आपका एक डॉट क्लियर हो गया होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। तो आपको कल अच्छे समझ में आया हो कि भारत की खोज उसने नहीं की, भारत कहीं गुम नहीं हुआ था, भारत पहले से अस्तित्व में था। उसने भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वो 1498 में भारत आया था नए समुद्री मार्ग के थ्रू। कल हमने पढ़ा था पुर्तगालियों का भारत आगमन को डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डचों के बारे में। तो पुर्तगाली के बाद किनका आगमन हुआ था? डच कंपनी का भारत आगमन हुआ था। और जो डच आने वाला प्रथम भारतीय नागरिक था उसका नाम था कार्नेलिस डी हॉटमैन। कार्नेलिस डी हॉटमैन। इसका भारत आगमन कब हुआ था? 1596 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक क्या था? कौन था? कार्नेलिस डी हॉटमैन। पुर्तगालियों ने जिस तरीके से अपनी कंपनी का नाम एस्टादो द इंडिया रखा था, उसी तरीके से 1602 ईस्वी में डचों ने अपनी कंपनी को स्थापित किया, वेरिंग दे ओस्ट इन दिस कंपनी। वेरिंग दे ओस्ट इन दिस कंपनी। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कंपनी जहां से व्यापार करती थी उसके लिए एक कोठी बनाती थी, एक फैक्ट्री बनाती थी। पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कोचीन में बनाई थी और डचों ने अपनी फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाई थी। मसूलीपट्टनम में। आप देख रहे होंगे कि मैं पुर्तगालियों से कंपेयर करता हुआ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और याद रख पाते हैं। तो ये भी एक पढ़ने का तरीका है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान चाहता है कि जहां वो रहे वहां पे उसका प्रभुत्व रहे। तो आपने जैसे पढ़ा कि पुर्तगाली आ चुके थे, डच भी आ चुके थे, अंग्रेज भी आ चुके थे। तो उसी बीच क्या हुआ? डच और पुर्तगालियों का क्या हुआ? मुठभेड़ हुआ और उसमें पुर्तगालियों की हार हो गई और ये जीत गए। इन्होंने कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। इसके बाद डचों का अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ होता है। एक तरफ डच है और एक तरफ अंग्रेज जो होते हैं, उन दोनों का मुठभेड़ होता है 1759 ईस्वी में। एक जगह है वेदरा, इसको वेदरा का युद्ध से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। अंग्रेजों की क्या होती है? जीत होती है और डचों की हार होती है। अंग्रेजों की जीत होती है। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। आगे आप पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव का योगदान। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेजों की जीत के पीछे बहुत सारे रीजन थे, जिसमें से एक रीजन था कि इनके पास नेवी शक्ति जो थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी और डच जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ अपना फोकस कर रहे थे, भारत की ओर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। एक और उनका डचों का जो है बहुत बड़ा योगदान है, भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो डचों का जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाने का, वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? डचों को जाता है। तो डच के बारे में इतना ही है कि डचों के बाद भारत में आगमन हुआ अंग्रेजों का। किसका आगमन हुआ? अंग्रेज का। हालांकि अंग्रेज जो हैं आए डचों के बाद थे, लेकिन उन्होंने कंपनी जो है वो डचों से पहले ही 1599 में स्थापित कर दी। इनकी कंपनी का क्या नाम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इस कंपनी का शुरुआती नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, 1833 में यह नाम रखा गया था। अंग्रेज जब भारत आए उसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी?
एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इनको पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष तक व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। एकाधिकार का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ब्रिटेन की कोई और कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती है, सिर्फ कौन कर सकते हैं? अंग्रेज कर सकते हैं। लेकिन 1609 ईस्वी में इस एकाधिकार को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट बन जाते हैं जेम्स प्रथम। कौन बन जाते हैं? जेम्स प्रथम। उनके द्वारा अपने दूत को, उनके दूत का नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। वो इसे भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर के दरबार में भेजते। हालांकि 1608 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की प्रथम कंपनी सूरत में बननी शुरू हो गई थी, लेकिन जहांगीर के द्वारा मना करने की वजह से ये कंपनी बन के तैयार हुई 1613 में। कंप्लीट कब हुई? 1613 में। इसी को लेकर आप लोगों में कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा, क्योंकि 1611 में ही, इससे पहले मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री, पहली व्यापारिक कोठी कौन थी, तो आपका जवाब होना चाहिए सूरत। लेकिन बनकर कंप्लीट सबसे पहले कौन हो गई थी? मसूलीपट्टनम। क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को भेजा गया जहांगीर के दरबार में। इसको भेजा गया? सर टॉमस रो को। और जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। किसने दी? जहांगीर ने। इसी बीच क्या होता है कि 1632 में गोलकुंडा के सरदार के द्वारा एक सुनहरा फरमान दिया जाता है, जिसके तहत अंग्रेज गोलकुंडा में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। चलकर 1640 में अंग्रेज जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से उन्होंने मद्रास को हड़प लिया, मद्रास को हड़प लिया, और वहां पे सेंट जॉर्ज चर्च का निर्माण कराया और किलेबंदी कर दी। आगे चलकर 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल की प्रथम फैक्ट्री हुगली में स्थापित की, जिसकी अनुमति उन्हें किससे मिली? शाह सूजा से मिली। आगे चलकर 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इनका विवाह किसके साथ हुआ? कैथरीन के साथ। और इनको दहेज में पुर्तगालियों ने क्या दिया? बंबई। और चार्ल्स द्वितीय ने इस बंबई को आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरह अंग्रेज धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे थे। और आगे चलकर 1686 ईस्वी में इन्होंने हुगली को लूटा, जिसके कारण इनका मुगलों के साथ संघर्ष हुआ, मुगलों के साथ संघर्ष। जिसके फलस्वरूप इन्हें सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम से अपने अधिकार खोने पड़े। लेकिन माफी मांगने के कारण हर्जाना लेकर औरंगजेब ने इन्हें अधिकार वापस लौटा दिए और 3000 वार्षिक के बदले इन्हें बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने का अधिकार दिया गया। किसने दिया? औरंगजेब ने। इतना ही नहीं, आगे चलकर 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतनाटी, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी मिली।
गोविंदपुर की जमींदारी मिली, जहां पर जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? जॉब चार्नक के द्वारा। इतना ही नहीं, जॉब चार्नक ने वहां पे फोर्ट विलियम किले की भी स्थापना की। इसके पश्चात 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर के द्वारा, किसके द्वारा? फर्रुख सियर के द्वारा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा किसका किसका नाम लिया जा रहा है, कभी मुगल का नाम लिया जा रहा है, कभी जहांगीर का नाम लिया गया है। जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा है उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं टेंशन मत लीजिए, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा उत्तर मुगल काल, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस समय हमारे देश में मुगल साम्राज्य स्थापित था और ये सब उसी के शासकों का नाम है, ठीक है। तो फर्रुख सियर के द्वारा क्या किया गया? एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया। मैग्ना कार्टा मतलब क्या बोल सकते हैं आप? एक अधिकार पत्र बोल सकते। इस मैग्ना कार्टा में क्या क्या प्रावधान थे? पहला प्रावधान जो था वो कंपनी को 10,000 वार्षिक कर के बदले 10,000 वार्षिक के बदले सूरत में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई। इस मैग्ना कार्टा का जो दूसरा प्रावधान था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बम्बई में स्थित टकसाल में सिक्कों का निर्माण करती थी, उन सिक्कों का संपूर्ण भारत में प्रचलन होगा। सिक्कों का संपूर्ण भारत में प्रचलन। तीसरा जो प्रावधान था, बंगाल के दीवान की अनुमति से 38 गांवों को खरीदने की अनुमति। 38 गांव को खरीदने की अनुमति। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में डिटेल में, उसके बाद कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जिन्हें कोई भी डाउट हो रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि पूरे कोर्स को देखना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर करके सब तक पहुँचाइए। लास्टली थैंक यू एंड जय हिंद।